Hello everyone, this is Avinash Karwar, your physics tutor, and we are going to start motion in 1D। आप लोग सोच रहे होंगे कि मोशन इन 1D ऐसा क्यों लिखा हुआ है। देखिए मोशन से तो हम लोग फैमिलियर है ना, कि मोशन क्या होता है। मोशन इन 1 डायमेंशन का मतलब है कि वो मोशन जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन को कवर करेगा, यानी कि मोशन प्लेन में भी तो हो सकता है, मोशन स्पेस में भी तो हो सकता है। तो पहला चैप्टर जो है वो है बेसिक चैप्टर मोशन इन 1 डायमेंशन। इसका मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम लोग इस वाले चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो आएगा मोशन इन 2D, उसमें मोशन जो प्लेन के अंदर होता है, प्लेन के अंदर यानी कि क्या, जो मान लीजिए एक नीचे फ्लोर रख दीजिए, फ्लोर पे टॉय कार होती है, टॉय कार चलाइए आप फ्लोर पे, तो जो फ्लोर पे टॉय कार चल रही है, फ्लोर जो बना है नीचे, वो फ्लोर कैसा हो जाएगा, उसमें 2 डायमेंशन यूज हो जाएगी, है ना, एक्स एंड वाई। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब जो भी चीजें इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलेगी है, उसको हम लोग बोलेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। लेकिन जैसे ही दूसरी एक्सिस आ जाएगी, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है, ठीक। तो एक्स और वाई एक्सिस, अब 1 डायमेंशन क्या कहा हमने, जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है वो 1 डायमेंशन हो गया। जैसे ही इस प्लेन के अंदर चीजें चलने लगेगी, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल में ले लेता हूं, ये अगर इस तरीके से चलने लगा, है ना, रैंडम कोई भी डायरेक्शन हो सकती है यार, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, किधर भी जा सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि ये किस में जा रहा है, ये पूरे एक प्लेन में जा रहा है कि नहीं, जिसमें एक्स एंड वाई 2 एक्सिस हमारी यूज में आ रही है। तो जब भी ऐसा होगा कि कोई भी चीज जब प्लेन में चलेगी तो हम लोग उसको बोलेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। इसी तरीके से मोशन इन 3 डायमेंशन हो जाएगा कब, जब ये देखिए मैंने जेड एक्सिस बना दिया। अब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस को कंबाइन करके जो चीज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस बन गया, है ना। जिस रूम में मैं खड़ा हूं वो क्या है, वो एक स्पेस है ना। जो क्यूब है वो किसमें कंसीडर होगा, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस को हमें काम में लेना पड़ेगा किसी के मोशन को डिनोट करने के लिए, ठीक। तो उस वक्त जो मोशन होगा वो 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, यानी कि मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो क्लियर है कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पे किया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इस चैप्टर के अंदर देखिए अब क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पहली चीज है वेरियस पैरामीटर। मोशन इन 1 डायमेंशन के अंदर वेरियस पैरामीटर्स पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। बेसिक सी चीजें कौन कौन सी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें जो हैं वो हम वेरियस पैरामीटर्स, पहला जो सेक्शन है हमारा उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इन सारी चीजों को, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे हम लोग, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होगा इन सारी चीजों का। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। हमें पता है कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो तीनों क्या इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो अगर वो रिलेटेड है तो उनमें कोई इक्वेशन भी बनेगी, तो उन इक्वेशन को देखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में। और लास्ट चीज जो बनती है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैप्टर सारी थ्योरी पढ़ ली अब हम लोगों ने, सारी चीजें हम लोगों को पता है। अब क्या करना है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे हम लोग किस में सॉल्व करेंगे, क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक। इसी के साथ चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। पहला है टॉपिक मोशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि मोशन क्या है। तो इतनी बेसिक सी चीज है, हम लोग सब जानते हैं कि मोशन होता क्या है ना। क्या बोलेंगे मोशन को, कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। सिंपल सी भाषा, एकदम प्योर भाषा, हिंदी भाषा में हम लोग बोलेंगे कि किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण जो होता है उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो मोशन हो रहा है। बट क्या मोशन इतना सिंपल है, ये तो 9th क्लास में भी पढ़ा था, फिर 11th क्लास में फिर से डालने की क्या इसकी नौबत आ गई। तो जरा थोड़ा हम लोग गौर करते हैं कि मोशन में डिफरेंस क्या है। देखो यहां गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलना इज ए मोशन, ठीक। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल देखिए कि एक ये लड़की है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पे चल रही है और इसके पास से एक ट्रेन गुजर रही है ना, दोनों मोशन में है। अच्छा दोनों मोशन में है, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए कि अगर ये लड़की जो है वो इस ट्रेन की जो भी स्पीड है उस स्पीड से साथ में चलती रहे, है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि ये बोर्ड जो है ये मेरा ट्रेन है और मैं, ये जो पर्सन है वो मैं हूं। अगर ये ट्रेन और मैं दोनों एक साथ चलने लगेंगे, है ना, एक साथ दोनों चल रहे, दोनों की सेम स्पीड है, तो क्या मेरे रिस्पेक्ट में ट्रेन को चलता हुआ माना जाएगा। मैं, है ना, इस ट्रेन में मान लो यहां पे कोई XYZ कोई भी पर्सन है,
एक मान लो यहां पे एक पर्सन है, ठीक, ये मैंने पर्सन बना दी कि यहाँ खिड़की पे, ठीक, इसके सामने ये लड़की दिख रही है आपको। अब ये लड़की और ये ट्रेन अगर सेम स्पीड से चलने लगे तो दोनों देखो साथ साथ में चलेंगे, साथ साथ में चलेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब इस लड़की से जब पूछोगे कि क्या इसके साथ में ये जो खिड़की पे आदमी खड़ा है या बैठा है वो चल रहा है, तो ये लड़की बोलेगी नहीं ये तो नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों साथ साथ में, जहां पे ये चल रही है वहीं पे ये जो पर्सन एक्स है ये भी चल रहा है, तो इस रिस्पेक्ट में तो फिर मोशन नहीं हुआ। समझ में आ रही है क्या बात, है ना, कि मोशन तो हो रहा था लेकिन जब दोनों सेम स्पीड में चलने लगे तो हमने कहा कि मोशन नहीं होगा। मोशन कब होता है, यानी कि देखिए मोशन हम तब कहेंगे जहां पे रिलेटिव चेंज इन, सॉरी, है ना, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन हो, किसके बीच में, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है, जब इन इसके और ट्रेन के बीच में कोई भी दो पॉइंट चूज कर लीजिए, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जब मोशन होगा तब हम लोग कहेंगे कि हाँ वहां पे मोशन हो रहा है। यानी कि इसका मतलब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां मैंने नोट की है, ऑब्जर्वर। दिस ऑब्जर्वर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि ऑब्जर्वर कौन है, जो मोशन हो रहा है उसको देखने के लिए कौन है ना। अब अगर मैं यहां पे एक बंदा और बना देता हूं, देखिए ये देखिए, इसको मैंने बिठा दिया। अब देखिए एक ऑब्जर्वर ये हो गया ए एंड दिस इज ऑब्जर्वर बी। ये जो बी ऑब्जर्वर है उसको यहां बिठा देते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे स्टेशनरी बिठा देते हैं और इस ऑब्जर्वर ए को इस ट्रेन की स्पीड के साथ में चला देते हैं कि तू भाई ट्रेन के साथ साथ में चला रहा, हो सकता है इसका कोई रिलेटिव हो, है ना, साथ में उसके जाना चाह रहा हो, कुछ देर तक होता है नहीं होता है यार, रियल लाइफ में होता है ना। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन मैं बता रहा हूं आपको, रिलेट कीजिएगा कि ये और ये सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो यानी कि ये जो पर्सन ट्रेन में बैठा हुआ है और ये जो पर्सन ए है ये दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में मैंने क्या कहा कि कोई रिलेटिव चेंज इन पोजीशन नहीं हो रहा है। दोनों में कोई भी पार्टिकल हमने चूज किया, दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, साथ साथ में जा रहे हैं। अब देखो दोनों साथ साथ में जा रहे हैं तो इनके बीच में मोशन नहीं हुआ, हुआ क्या, नहीं हुआ। ये लेकिन ये जो बी ऑब्जर्वर है ये तो बैठा हुआ है, तो ये अगर बैठा हुआ है तो इसको तो ये ट्रेन चलती हुई दिखाई देगी और इसको ये जो लेडी है जो ऑब्जर्वर ए है वो भी चलता हुआ दिखाई देगा, तो इसके रिस्पेक्ट में मोशन क्या हो रहा है, इन दोनों का हो रहा है। यानी कि ये जो ऑब्जर्वर मैंने यहां लिखा है ये बहुत ही क्रूशियल मेंबर है मोशन को देखने के लिए, ठीक। यानी कि मोशन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब रिलेटिव चेंज इन पोजीशन होगा, ठीक। किसी भी दो पार्टिकल चूज कर लीजिए कि ये पार्टिकल ए है ये पार्टिकल बी है, इन दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तो हम कहेंगे कि मोशन हो रहा है। यानी कि मोशन जो टोटली चीज है वो कैसी, रेफरल चीज है ना, रिलेटिव चीज है, एक दूसरे पे डिपेंड करने वाली चीज है। ऐसे अगर मैं कह दूं कि मैं स्टेशनरी हूं तो आप लोग मान लेंगे क्या कि मैं स्टेशनरी हूं? 2 मिनट सोच के देखिए, नो 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 नो। अच्छा क्यों नहीं हूं यार स्टेशनरी, क्यों नहीं हूं? क्योंकि ये अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है और इस गैलेक्सी का मान लो कोई सेंटर ऑफ पॉइंट होगा, उसके अराउंड ये पूरी गैलेक्सी रोटेट कर रही है, तो हम लोग तो स्टेशनरी हो ही नहीं सकते। यानी कि नथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी स्टेशनरी, कोई भी चीज स्टेशनरी हो ही नहीं सकती। तो फिर इसका मतलब तो मोशन हमेशा हो ही रहा है। क्या ये सही बात है, मोशन हो ही रहा है क्या? हमेशा मोशन किसी भी दो पार्टिकल के बीच में हो रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है, अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, ठीक। अच्छा ये अगर मैं यूनिवर्सल ट्रुथ बोलूं कि कोई भी दो पार्टिकल जो है उनके बीच में मोशन फिर हमेशा ही होगा, क्या ये बात सही है? दो पार्टिकल के बीच में मोशन होगा नहीं होगा, है ना? ये तो डिपेंड करता है यार, यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है ना। दो पार्टिकल हैं तो दोनों पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों चल रहे हैं, ठीक, दोनों चल रहे हैं तो हमने कह दिया मोशन होगा, लेकिन दोनों अगर सेम स्पीड से चल रहे हैं तो क्या मोशन होगा? नहीं होगा। दोनों अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं तो मोशन होगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग नहीं बोल सकते कि किसी भी दो पार्टिकल के बीच में मोशन होगा या नहीं होगा। ये फैक्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक। तो हमने बेसिक मोशन को समझा कि कब कहेंगे कि मोशन हो रहा है और कब कहेंगे कि मोशन नहीं हो रहा है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए नेक्स्ट जो चीज है हमारी वो है पोजीशन, है ना। बहुत ही क्रूशियल एक टर्म है पोजीशन, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा हमें कि पोजीशन क्या होता है, ठीक। तो पोजीशन क्या लिखा है यार मैंने, इट रेफर्स टू द एड्रेस और लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट और एनी पार्टिकल, है ना, एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम जरूरी है क्योंकि किसी भी चीज का पोजीशन आप किसी टाइम पे ही बता सकते हैं, अगले टाइम पे उसकी पोजीशन तुरंत चेंज हो जाएगी। और पोजीशन क्या है? सिंपल भाषा में एड्रेस है,
है ना, एड्रेस और लोकेशन है। तो एड्रेस या लोकेशन फिजिक्स की भाषा में बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं। क्या करते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट को यूज करते हैं। ठीक, तो हमारा कार्टेशियन सिस्टम देखिए, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस। ठीक, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, एक रेंडम पार्टिकल है, यहां पे पार्टिकल ए है। ठीक, पोजीशन, अब पोजीशन का मतलब क्या बताया मैंने, इसका एड्रेस बताना। तो एड्रेस बताने के लिए एक चीज गौर कीजिएगा कि रेफरेंस पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है, रेफरेंस पॉइंट। नोट कीजिएगा इसको, रेफरेंस पॉइंट। मोशन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस पॉइंट, स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि ये जो हमारा ओरिजिन है, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो जब भी कुछ और नहीं दिया होगा, हम ओरिजिन को क्या मान लेंगे, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक, तो इस रेफरेंस पॉइंट को नजर में रखते हुए हम पोजीशन ऑफ ए बताएंगे। क्या बताएंगे कि पोजीशन ए जो है वो लेट से एक्स कॉमा वाई है। समझ में आ रही है बात? ठीक, एक्स कॉमा वाई है। अब ये जो x कॉमा वाई है वो किसके रेफरेंस में बताया हमने, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताया। तो ये तो डिस्क्रीट सिस्टम हो गया है ना, नॉर्मल सिस्टम हो गया, हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट बता दिए। अब पोजीशन जो है वो वेक्टर के फॉर्म में भी लिखा जाता है। ये जो पोजीशन है, एक हमने बताया रेफरेंस पॉइंट, दूसरी चीज क्या बताई, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बिल्कुल सीक्वेंस में लिखते जाइएगा, पहले है पोजीशन, फिर है रेफरेंस पॉइंट, फिर है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर जरा देखें क्या होता है पोजीशन वेक्टर यार। तो जो ये x कॉमा वाई है, वेक्टर तो लिखना हमें आता है ना, बेसिक सी चीज है। अगर x कॉमा वाई कोई पॉइंट है तो उसका वेक्टर कैसे लिखेंगे, हाउ कैन वी राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट x कॉमा वाई। क्या करेंगे, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहां से सीधे एक वेक्टर बना देंगे, किस पे, पॉइंट ए पे बना देंगे। ठीक, पॉइंट ए पे पोजीशन वेक्टर बन गया। अब इस पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। कैसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर को, देखिए जरा ध्यान से, ये हमारा पोजीशन वेक्टर, यहां लिख रहा हूं मैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, जो भी हमारा पहला रेफरेंस फ्रेम, हमने रेफरेंस पॉइंट जो चूज किया है। ठीक, तो देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कैसे लिखेंगे यार, बता सकते हैं क्या, कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसी तरीके से लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है, देखो इधर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन क्या हो जाएगा यार, कोई बता सकता है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन क्या हो जाएगा, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। ध्यान में रखिएगा, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन भी बताया जाता है। ऐसा नहीं होता कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 0 आप हमेशा 0 बोल देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन को 0 बोल देंगे। हो सकता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन जो है वो किसी और पॉइंट के रेफरेंस में बताना पड़े, तो वहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन भी लिखना आना चाहिए हमें। क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या हो गया यार, लिख देंगे हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी भी लिख सकते हैं हम लोग। देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखते हैं यार, है ना, यहां लिखते हैं। हमने लिखा, सबसे पहले तो हमने कार्टेशियन सिस्टम अपना चूज किया, देखते जाइए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमने एक पॉइंट चूज किया था, दिस इज पॉइंट ए, और इसका पोजीशन वेक्टर लिखा था, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विच इज रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक, इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं यार, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, इन सबका पोजीशन वेक्टर हमें एक दूसरे के रेफरेंस में लिखना आना चाहिए। तो अभी जो मैंने लिखा वो लिखा था पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या लिखा हमने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। किस तरीके से लिखा ये इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखा वो नहीं, है ना, किस तरीके से लिखा। कैसे लिखा था यार, देखो मैंने लिखा था पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, हमेशा याद रखिए। ठीक, अगर मैं, है ना, ये क्यों चाहिए यार, क्योंकि अगर मान लो कोई पॉइंट बी है,
लेट अस सपोज दैट देयर इज अनदर पॉइंट बी रिप्रेजेंट हियर, पॉइंट बी, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1, y1। लेट से कोई एग्जांपल है जिसमें बोल दिया गया है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखिए विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखिए, बिल्कुल सही। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखने के लिए क्या से क्या माइनस करेंगे यार, बी माइनस ए करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, जल्दी से बता दो जरा। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी माइनस ए और ए माइनस बी, कोई है बताएगा? देखते हैं कैसे लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जीरो कैसे लिखा था, यहां देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जीरो। तो यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ध्यान रखिएगा, इसको मैं साफ साफ यहां पे लिखता हूं, देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे लिखा है मैंने, है ना। ये पोजीशन वेक्टर लिखना आना चाहिए, सबको आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, आर बी माइनस आर ए। आर बी कैसे लिखेंगे, देखिए, आर बी का पोजीशन वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ये पोजीशन वेक्टर बी हो गया, माइनस पोजीशन वेक्टर ए। पोजीशन वेक्टर ए हमने पहले फाइंड आउट किया, देखिए क्या है, x i कैप प्लस y j कैप, यहां लिख देते हैं x i कैप प्लस y j कैप, ठीक, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, फाइनल क्या लिख देंगे हम लोग, x1 माइनस एक्स आई कैप प्लस y1 माइनस वाई जे कैप। समझ में आया? यस नो, यस नो, यस नो, बोलो यार, समझ में आया नहीं आया? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैसे लिखते हैं? क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अब आप लोग लिख सकते हो? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिख सकते हो, इसमें कोई गड़बड़? देखिए आगे बढ़ते हैं अब। पोजीशन और पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने समझा कि मोशन के अंदर किसी भी चीज की, क्योंकि देख जायज सी बात है यार, कोई भी कार चल रही हो, कोई भी पार्टिकल चल रहा हो, तो उसका एट दैट इंस्टेंट व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल एट सर्टेन इंस्टेंट, ये हमें लिखना आना चाहिए, तभी तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बता पाएंगे किसी भी पार्टिकल का कि कितना है, ठीक। तो पहली चीज क्लियर हुई हमको कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। दूसरी चीज देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। सिंपल सी चीज है, डिस्टेंस क्या लिखा गया है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। जैसे मैं यहां से कहीं भी जाऊं, यहां से दिल्ली जाऊं और दिल्ली से वापस यहां आ जाऊं, तो मैंने जो एक्चुअल पाथ लिया है, कार से जा सकता हूं, ट्रक से जा सकता हूं, बस से जा सकता हूं, बाइक से जा सकता हूं, जिससे भी जाऊं, मैं जो जिस रोड पे चलूंगा, जितना ट्रैवल करूंगा, उतना टोटल लेंथ अगर हम लोग, है ना, किसी भी मेजरिंग डिवाइस से नाप लें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक उसके ऑपोजिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे फिगर से मैं आपको बताऊं, ये देखिए, डिस्टेंस ए से बी जाने में, है ना, ए से बी जाने में कोई पार्टिकल था जिसने ये वाला रास्ता अपनाया है, जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया वो मान लो डिस्टेंस है। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, पता है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट है ना, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ए से बी जाने में, वो शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग बोल देते हैं कि वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। याद रहेगा नहीं रहेगा यार, रहेगा ना, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। ये चीज तो हम वैसे ही समझ लेंगे क्या, कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, जरा बताएगा क्या कोई? डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, चलो ठीक। यानी कि आप लोगों ने बहुत बेसिक चीजें जो है वो सब पढ़ रखी है, बहुत अच्छा है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अच्छा, जितनी आसानी से हम लोगों ने बोला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उतनी ही जटिलता, उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी आती है इस वेक्टर क्वांटिटी को डील करने में।
ये आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग अलजेब्रिकली नहीं जोड़ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 8 जोड़ देते हैं वैसे हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। इसके लिए स्पेशल लॉज है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को चलो साइड में रख देते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उसको आना चाहिए हमें। कितने लोगों को आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत अच्छे से? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो, अगर किसी को नहीं आता है तो वो पहले बताओ यार, ठीक है? क्योंकि नहीं आता होगा तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं वेक्टर पूरी फिजिक्स जो है वो किस पे, वेक्टर क्वांटिटी पे। तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवीजन करना है, ये सब आना चाहिए। अच्छा, मैंने कह दिया वेक्टर क्वांटिटी का डिवीजन, क्या ये एग्जिस्ट करता है क्या? वेक्टर क्वांटिटी का डिवीजन कोई कर सकता है क्या? वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड एक क्वांटिटी को दूसरे से नहीं कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है यार, इतनी बेसिक बेसिक चीजें हमें मालूम है। अच्छा ठीक, तो हमने एक तो कहा कि वेक्टर क्वांटिटी जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि जोड़ दो, आंख बंद करो, सीधा स्केल खींचो और जोड़ दो, तो जो लाइन बनेगी वो हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। दूसरा बोला इट कैन नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक, या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। तीसरी चीज की एसआई यूनिट डिस्टेंस का हमें पता है मीटर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? सेम यूनिट मीटर, उसका भी किलोमीटर में भी लिखते हैं, मीटर में भी लिखते हैं। एसआई यूनिट की अगर बात करेंगे तो मीटर में, नॉर्मली आप किलोमीटर में भी लिख सकते हैं। चलो अच्छी बात है, ठीक। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहां पे देखो, देखो क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कि वैसे आप लोगों ने मुझे पता है किया होगा, पर फिर भी है ना एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बता पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। ये मैंने एक क्यूब बना दिया, ठीक, ये क्यूब बना दिया। ये क्यूब समझ लीजिए कि हम लोग जिस रूम में पढ़ रहे हैं, है ना, वो रूम ही रिप्रेजेंट करता है ये हमारा क्यूब। एक मॉस्किटो है, ठीक, ये मॉस्किटो है, बहुत बदमाश मॉस्किटो है। ये यहां पे एक कॉर्नर पे बैठा हुआ था, बिल्कुल ठीक, इस कॉर्नर पे बैठा हुआ था, और इस तरीके से एकदम झूमता हुआ, है ना, इस तरीके से एकदम रैंडम पाथ में जाके ये एकदम ऑपोजिट वाले कॉर्नर पे आके बैठ जाता है, ठीक। यहां से एकदम डायगोनली ऑपोजिट है, देखो दोनों जो पॉइंट है वो डायगोनली क्या है, ऑपोजिट है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये दोनों डायगोनली ऑपोजिट है, एक ही फेस पे नहीं है, दिख रहा हो आपका, ऑपोजिट वाला जो फेस है उस तरफ है। एक पॉइंट यहां पे है और एक पॉइंट ये। अगर मैं कहता हूं कि इसकी साइड ए है, इट्स साइड इज, इसकी साइड जो है इस क्यूब की वो ए है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉस्किटो? डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बता दो यार। डिस्टेंस इनफाइनाइट, मान लो ये बहुत ही घूम फिर के, एकदम घूम फिर के आया है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइप करो यार, कितना होगा? इसका आंसर है √3 है। देखो कैसे आएगा यार, सॉल्व करते हैं हम लोग थोड़ा, है ना। पोजीशन वेक्टर की जरूरत नहीं है, अब हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर समझ लिया अच्छे से। अब हम लोग, ठीक, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे जरा गौर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा, ठीक, कि ये जो डायगोनल है वो डायगोनल क्या है, क्यूब का डायगोनल था, यानी कि जो ऑपोजिट कॉर्नर थे वो वाला डायगोनल था। तो उस डायगोनल के लिए क्या करना पड़ेगा, दो तरीके से जा सकते हैं हम लोग। देखिए यहां से एक तो हम लोग बेस को सेलेक्ट कर ले, ये जो बेस है इसको सेलेक्ट कर लें, इसमें ये वाला साइड दिख रहा है, ये वाला साइड फाइंड करें, है ना, ये वाला साइड फाइंड करें और ये वाला साइड फाइंड करें। ये दोनों साइड को पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा यार, होगा नहीं होगा? यानी कि अब इंपॉर्टेंट क्या रह गया, इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए एक सिंपल सी चीज है कि पाइथागोरस थ्योरम यहां पे यूज कर लेते हैं हम लोग। ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा।
ये हो जाएगा √2a। देखो ये कितना है, यहां से यहां तक इस वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जो पिंक से मैंने मार्क किया है, ये बेस √2a हो जाएगा और इसका परपेंडिकुलर a हो जाएगा। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। लेट्स से कि ये हमारा h है और हमें h फाइंड करना है, तो h विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जो इसका बेस है कितना है √2a का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है a स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा देखो, सॉल्व कर लो। ये हो गया पार्ट 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3a। आया नहीं आया यार? कितना हो जाएगा √3a। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे है ना। बेसिक जब आप लोग देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम, अनगिनत प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन सबको सॉल्व करने का तरीका वही है। बस हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। इसी में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको चैप्टर के लास्ट में करवाऊंगा। वो क्वेश्चन क्या है कि एक मॉस्किटो यहां से यहां जाता है तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ लेना है ना, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको किसी 2 फेज से होके गुजरना पड़ेगा, किसी 2 फेज से होके गुजरना पड़ेगा। जैसे एक ये वाला फेस है, इस फेज से होके गुजरे, और एक ये वाला फेस है, किसी भी 2 फेज से होके गुजरना पड़ेगा। यानी कि जो उसका पाथ बनेगा, पाथ का मैं हल्का सा आइडिया देता हूं आपको कि जो पाथ बनेगा वो देखो, एक ये साइड हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया और एक ये कॉर्नर हो गया, ठीक। अब इस कॉर्नर से उसको एक तो ये वाली लाइन पे भी चलना है और एक ये वाली लाइन पे भी चलना है, लेकिन वो कहीं पे भी मुड़ सकता है, ठीक। चलने के बाद वो हो सकता है यहां से मुड़ के ऐसे आ जाए, हो सकता है यहां से मुड़ के ऐसे आ जाए, हो सकता है यहां से मुड़ के ऐसे आ जाए, ठीक। या फिर वो हो सकता है यहां पे ऐसे आए और फिर ऐसे। यानी कि मिनिमम इट शुड कवर वन साइड, एक साइड उसको कवर करना ही होगा, ठीक। कोशिश कीजिएगा अगर आप लोग सॉल्व कर पाए तो, है ना, नहीं तो हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे जब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझने के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी जो है, वैसे तो बेसिक तो सबको क्लियर होगा यार कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड का ही एक फॉर्म है। लेकिन स्पीड जो होता था वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता था, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि स्पीड के साथ साथ एक डायरेक्शन और जुड़ जाता है इसके साथ। क्या बोला मैंने? स्पीड तो रहेगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से वो चल रहा है तो चल रहा है ना, 100 किलोमीटर से चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन भी अटैच हो जाती है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई यार? इतना सही तो था, बाइक चलाते थे, कार चलाते थे, स्पीड दिखता था 80 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, उसके साथ ये डायरेक्शन अटैच करने की क्या नौबत आ गई? क्या कोई बता सकता है कि वेलोसिटी का यूज कहां आता है? ये जो मैंने वेलोसिटी लिखा है वो मैंने बताया क्या होता है, स्पीड होता है प्लस डायरेक्शन, दोनों ही। ओके सर, लेट्स मूव ऑन, फाइन फाइन फाइन। देन आई एम सेइंग कि वेलोसिटी जो है वो स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। कैन एनीवन टेल मी 1 or 2 एग्जांपल्स वेयर वेलोसिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट? चलो ठीक है, मैं बताता हूं। देखो, एरोप्लेन उड़ते हुए देखा तो होगा ना, घर से छत से देखा होगा एरोप्लेन उड़ते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा हो कि एरोप्लेन जो है वो रोड पे थोड़ी चलता है? एरोप्लेन स्पेस में जब चल रहा है तो उसके लिए कोई रोड बना हुआ है क्या कि नहीं ये रोड बना हुआ है, मेरे को इसी रोड पे चलना है? नहीं, वो चीज तो है नहीं यार। वहां पे उसके लिए तो सारी डायरेक्शन जो है वो हर डायरेक्शन में उसके लिए तो रोड है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो अगर मैं उसको सिर्फ एरोप्लेन को बोलूं कि आपको 300 किलोमीटर पर आवर से चलना है तो वो किधर चलेगा यार? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। उसके लिए ये डायरेक्शन भी सही है, ये डायरेक्शन में मतलब किधर भी चल सकता है। तो इसका मतलब है कि मुझे इसके स्पीड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि आपको 300 किलोमीटर पर आवर से चलना तो है बट टूवर्ड्स ईस्ट चलना है, ईस्ट डायरेक्शन में चलना। अब ईस्ट वेस्ट ये आप पूछोगे कैसे, उनके पास कंपास रहता है ना, डायरेक्शन पता करने के लिए डिवाइस रहता है जो उनका डायरेक्शन बताता है। यानी कि एरोप्लेन को अगर आपको चलाना है तो स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों ही चीज देनी पड़ेगी, तब वो किसी स्पेस, चलो किसी ने तो बोला हाँ स्पेस में एरोप्लेन इज द एग्जांपल कि एरोप्लेन को अगर चलाना है तो वहां पे ये फैक्टर, ये जो वेलोसिटी है इसका यूज करना पड़ेगा यार। बिना वेलोसिटी के कोई एरोप्लेन नहीं चल सकता है ना। स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों ही जाने पड़ेगी, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, इंडिया से अगर इंग्लैंड जाना है तो ऐसा थोड़ी है कि किसी भी डायरेक्शन में एरोप्लेन उड़ जाएगा तो इंग्लैंड पहुंच जाएगा। नहीं, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देनी पड़ेगी। वही डायरेक्शन का जो यूज है
वो हमारा वेलोसिटी बताता है कि वेलोसिटी मींस स्पीड प्लस डायरेक्शन, दोनों ही चीज जब मिल जाती है तो बन जाता है हमारा वेलोसिटी। समझ में आया क्या? समझ में आया नहीं आया कि वेलोसिटी का एग्जाम्पल क्या है, क्यों वेलोसिटी को है ना रूटीन में लाया गया, डेली लाइफ में क्यों लेके आया गया वेलोसिटी को? आया नहीं आया? आया। अच्छा चलो आ गया तो एक और एग्जांपल बता दो यार जरा मेरे को, एक और एग्जांपल कोई बता सकता है क्या कि वेलोसिटी का और कहां यूज आता है? समझ में आया होगा तो बता सकते हैं, सोच के बताना यार कि वेलोसिटी का और कहां यूज कर सकते हैं हम लोग। आया तो ठीक है, बताओ तो एग्जांपल बताओ और कहां यूज कर सकते हैं वेलोसिटी का? शिप्स में, चलो एक आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। शिप्स में यूज करते हैं, जो सबमरीन्स होती है, शिप्स नहीं, शिप तो ऊपर चलती है यार, सबमरीन बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? सबमरीन। सबमरीन्स है ना, जो पानी के अंदर, जो सी के अंदर, रॉकेट्स, ठीक है रॉकेट्स भी बोल सकते हैं, पानी के अंदर जो सबमरीन्स चलती है उन्हें भी रैंडम डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में चली जा सकती है। तो यानी कि उनको अगर अपने टारगेट लोकेशन पे पहुंचना है तो स्पीड के साथ साथ एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। यानी कि एक है एरोप्लेन, दूसरा है सबमरीन और रॉकेट, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हैं हम लोग जहां पे वेलोसिटी का यूज आता हो, स्पीड का नहीं, वेलोसिटी का, है ना। स्पीड का तो नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग स्पीड का यूज कर रहे हैं, हम लोग सब लोग बाइक पे बिठा के एक्सेलरेट करते हैं, दैट इज स्पीड, दैट इज नॉट वेलोसिटी। ठीक, तो ये तो नॉर्मल समझने की बात होगी कि व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी फिजिक्स में एक्चुअल होता क्या है, तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, नॉट डिस्टेंस, नॉट पोजीशन, आई एम सेइंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, दैट वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जहां पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, यानी कि कोई भी पार्टिकल मूव करे, ठीक, तो उसका डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट। फ्रीक्वेंसी हो सकता है, नहीं यार फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता है, फ्रीक्वेंसी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओके, फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते हम लोग। ड्रोन्स, ऑब्वियसली ड्रोन्स आर द नेक्स्ट जनरेशन थिंग और उनमें वेलोसिटी का यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता, सॉरी, सबमरीन्स। बुलेट्स में भी यार एक फिक्स डायरेक्शन है, ऐसा नहीं कि बुलेट किसी भी डायरेक्शन में जो है ट्रैवल कर सकती है। एक बार आपने रिवॉल्वर थाम के बुलेट फायर कर दी तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पीड मैटर करेगा। ठीक, तो वेलोसिटी को हमने बोला कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ds/dt, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट, s इज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, t इज टाइम, t इज व्हाट? टाइम। ठीक है क्या, है ना। राइटिंग समझ में आ रही है क्या यार मेरी? थोड़ी सी राइटिंग सुधार सकता हूं अगर आप लोग को चाहिए, नहीं तो नॉर्मल ये समझ में आ रहा है क्या राइटिंग? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने बनाया है कि ये कार है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, लेट्स से दिस इज टूवर्ड्स ईस्ट, दिस इज टूवर्ड्स, चल जा भाई, टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक, टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, स्पीड आपको बता दी 80 किलोमीटर पर आवर, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपली वेलोसिटी। ठीक, और क्या लिखा गया? इन सिंपल वर्ड्स वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। यानी कि पोजीशन भी कौन सा? पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, स्केलर की बात नहीं कर रहा हूं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जब भी हम डील करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ ही डील करना, यानी कि पोजीशन वेक्टर का चेंज जब होगा किसी भी पार्टिकल का ड्यूरिंग मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यार। ठीक, चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट चीज आती है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, जिसको हम लोग ds/dt लिख सकते हैं, ds/dt लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा s/Δt भी लिख सकते हैं, है ना। सिर्फ वेलोसिटी की अगर बात है तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे आ जाता है कि वेलोसिटी का क्लासिफिकेशन। तो दो तरह की वेलोसिटी होती है यार, एक है एवरेज वेलोसिटी और एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों में फर्क समझिएगा, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर एवरेज समझने में, सिर्फ आम भाषा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिजिकली बोल रहा हूं कि समझिएगा कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में, इंस्टेंटेनियस समझ में आ जाती है सबको, एवरेज कैसे निकाला जाता है ये समझिएगा। ठीक, एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखा है मैंने? डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल। ठीक,
जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, जब मैं लेट अस सपोज कि एक कार मूव कर रही है t इक्वल टू 0 से, उसको मेजर करना शुरू किया, एक कार 10 सेकंड में 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर चली गई, ठीक, तो वो 20 सेकंड में जितना उसने ट्रैवल किया है, ठीक, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन दैट टोटल टाइम विल बी एवरेज वेलोसिटी, ठीक। अब हो सकता है उस दौरान, देखो जैसे इसी कार की बात कर रहे हैं कि ये यहां से लेके मान लो यहां तक चली थी, ठीक। अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें मेजर करना पड़ेगा, है ना। इसमें बहुत सारी वेलोसिटी आ सकती है, हो सकता है यहां से यहां तक ही हम लोग मेजर करें, हो सकता है यहां से यहां तक ही मेजर करें, लेकिन जब भी मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसके मोशन के दौरान जो टोटल कार घूमी है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक। हो सकता है एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाए, है ना, कि कार पूरा मूव की है लेकिन मान लो सर्कुलर ट्रैक में मूव करके आ गई कार, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी 0 भी हो सकता है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 नॉट पॉसिबल। अगर मोशन हो रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 नहीं होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है, ठीक। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय टोटल टाइम, हमेशा ये लिखना है, क्या लिखा है, वी एवरेज इज रिटन एज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक। एवरेज को बहुत लोग बोलते हैं सर फिर एवरेज को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u मान लिया, फाइनल वेलोसिटी v मान लिया, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट लाइक एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस u बाई 2। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? हाँ, क्या ये स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट है कि एवरेज वेलोसिटी अगर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है तो v प्लस u बाई 2 होगा, यस और नो? लिख सकते हैं, बट अगर हम इसी को डेफिनेशन बना दें, क्या कि v प्लस यू बाई 2 एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सेम चीज है, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते, v प्लस यू बाई 2 हमेशा नहीं लिख सकते हैं। गौर कीजिएगा इस चीज को, अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें भी आएगा ये चीज कि वेलोसिटी को v प्लस यू बाई 2 कब आता है और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कब आता है, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी सिर्फ आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऊपर हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, वी विल नेवर राइट वेलोसिटी v प्लस यू बाई 2, है ना, क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट ही लिखेंगे, वेलोसिटी अगर एवरेज वेलोसिटी की बात आ रही है तो v प्लस यू बाई 2 हो सकता है उसका रिजल्ट हो v प्लस यू बाई टी। हाँ, v प्लस यू बाई टी भी गलत है, कुछ लोग बोल रहे हैं v प्लस यू बाई 2 लिख सकते हैं, क्या नहीं यार, बाय डेफिनेशन आप नहीं लिख सकते हैं ये v प्लस यू बाई 2, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, क्या है डेफिनेशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि हमेशा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन दिस टोटल टाइम, ये लिखना है यार, इसके अलावा कुछ नहीं। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट की अगर बात करें तो हो सकता है कि रिजल्ट ये आ जाए, हो सकता है रिजल्ट ये आ जाए, लेकिन रिजल्ट फिजिक्स में कभी भी रिजल्ट याद नहीं रखना है। सिंपल सी चीज है ना, जो बेसिक डेफिनेशन है हम हमेशा उसी से स्टार्ट करेंगे, कभी भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक। ओके, ये एवरेज वेलोसिटी की बात हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। तो जैसे इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, देखो यार डेरिवेटिव आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा डेरिवेटिव, पहले तो सिंपल भाषा में समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है। इट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को मेजर करना एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी इंस्टेंट पे मेजर करना। जैसे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कार मूव कर रही है, हमारी ये कार थी, कहां है हमारी फेवरेट कार, ये कार है यार हमारी, ठीक। ये कार मूव कर रही है, मान लो मोशन में है, ठीक। अब t इक्वल टू, हमने क्या कहा, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट की थी और यहां पे आके t इक्वल टू मान लो 10 सेकेंड पे इसने अपना मोशन खत्म किया। तो अब हमारा टाइम ऑफ इंटरवल जो है वो कितना हो गया, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड। इस दौरान अगर हम पूरे टाइम को लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखता हूं, क्या करते हैं, अगर मान लो ये हमारी कार यहां पहुंची है, ठीक, थोड़ा सा चल के आगे बढ़ गई और इस लेट से दिस इज t इक्वल टू 8 सेकेंड, इस 8 सेकेंड पे मुझे मेजर करनी है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार एट
t इक्वल टू 8 सेकेंड। तो उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी मेजर की है मैंने वो क्या हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो समझ में आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब इस इंस्टेंट को निकालते कैसे हैं देखिए, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी सेम जो हमने पहले लिखा था एवरेज वेलोसिटी में, लेकिन इस वक्त डेल्टा एक्स अलग है, उस वक्त डेल्टा एक्स अलग था। अब ये जो डेल्टा टी है वो टाइम इंटरवल बहुत कम है यार। डेल्टा टी अगर मैं कहूं टी इक्वल टू 8 सेकेंड, टी इक्वल टू 8 सेकेंड, तो ये क्या टाइम इंटरवल है? नहीं, ये टाइम इंटरवल नहीं है कि 8 सेकेंड में आप बताइए कि इसकी वेलोसिटी क्या है। t इक्वल टू 8 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है वो बताइए, यानी कि डेल्टा t अगर, तो t क्या होगा पता है, t इक्वल टू 7.999999 से लेके t इक्वल टू 8.00000001, इतना टाइम इंटरवल है यार। यानी कि जो डेल्टा t है वो तो आपका टेंडिंग टू जीरो है। जो टाइम इंटरवल है, जिस टाइम इंटरवल में हम देखना चाह रहे हैं वेलोसिटी, वो टाइम इंटरवल तो जीरो है। क्यों? क्योंकि मैंने सडनली उस कार को देखा और उस कार की वेलोसिटी मुझे बतानी है, तो टाइम तो मुझे मिला ही नहीं बताने के लिए, यानी कि डेल्टा टी स्टैंडिंग टू जीरो। पेन का कलर चेंज करें, दिखाई नहीं दे रहा है, लो चेंज कर लेते हैं, क्या करें ब्लैक रख लेते हैं अपना। ठीक, क्या लिखा है मैंने, t इक्वल टू 8 सेकेंड पे मुझे वेलोसिटी पता करनी थी, तो t इक्वल टू 8 सेकेंड मतलब t इक्वल टू 7.999999 सेकेंड से शुरू करूंगा और t इक्वल टू 8.00000001 पे खत्म कर दूंगा। तो डेल्टा t निकाल के देखोगे तो डेल्टा t क्या आ जाएगा, वो तो लगभग जीरो हो जाएगा। यानी कि टाइम इंटरवल जो है हमारा वो लगभग जीरो है। उस टाइम इंटरवल के अंदर हमें वेलोसिटी मेजर करनी है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, तो मैथ्स में आप लोगों ने लिमिट पढ़ा होगा यार। लिमिट क्या होता है, क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा एक्स, यानी कि उस स्मॉल टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस कार ने, ठीक, वो डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट, और ये डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। इस स्मॉल टाइम इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट उसका होगा वो डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करेंगे, और दैट अपॉन द टाइम टेकन विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये जो डेल्टा टी है वो मैंने लिख तो दिया है, लेकिन t इक्वल टू 8 सेकेंड पे पूछा है, तो क्या t इक्वल टू 8 डाल देंगे यहाँ पे? बिल्कुल नहीं डालेंगे। क्या डालेंगे, डेल्टा t जीरो ही रहेगा। तो जब इसको हम लिमिट को सॉल्व करते, देखिए यहां लिख रखा है साफ साफ t टेंड्स टू जीरो, यानी कि डेल्टा t की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, डेल्टा टी, कि t इक्वल टू 7.999 से लेके t इक्वल टू 8.001 के बीच में जो डेल्टा t है वो किसको टेंड कर रहा है, वो जीरो को टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है। तो अब हमें निकालना है ये, इस चीज को, है ना, मैथ्स में आपने सॉल्व करके लिखा होगा, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक, सॉल्व करते हैं, क्या आता है, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dv बाय dt। इस dv का मतलब है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, और दिस dt इज स्मॉल टाइम इंटरवल। दिस इज सॉरी ds, ये क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा ना, डेल्टा एक्स है ये ds हो जाएगा, सॉरी v जो है टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये ds है, यानी कि स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा यार। यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और ये स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किसमें देखेंगे हम लोग, स्मॉल टाइम के अंदर देखेंगे। तो सॉल्व करने पे आ जाता है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds बाय dt। तो कभी भी अगर वेलोसिटी की बात होगी तो वेलोसिटी तो हम यही लिखेंगे यार कि v इज इक्वल टू ds बाय dt। अगर एवरेज वेलोसिटी होगा तो ये ds बढ़ के क्या हो जाता है, डेल्टा s हो जाता है। अगर छोटा होता है तो ये v क्या हो जाता है, ds, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, ds हो जाता है। तो जब ds लिखेंगे तो इंस्टेंटेनियस की बात हो जाएगी, और एवरेज लिखेंगे तो हम लोग डेल्टा s बाय डेल्टा टी या डेल्टा एक्स, जिससे पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस निकालेंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तो होप कि ये दोनों चीजें आपको क्लियर हुई हो, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। आगे इसी में थोड़ा सा और इसको समझते हैं ग्राफ से कि डिस्प्लेसमेंट और ये कैसे निकाला जाता है।
देखिए सिंपल सा एक ग्राफ बनाता हूं मैं, ठीक है, उस ग्राफ में बताइएगा। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। ग्राफ प्लॉट करते हैं अब हम लोग। ये वेलोसिटी मान लो कुछ इस तरीके से वेरी की है, वेलोसिटी इस तरीके से वेरी की है। पहले वेलोसिटी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी है, उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू कम हुई है। पहले वेलोसिटी बढ़ी है, फिर कम हुई है, फिर बढ़ी है, ठीक, लगभग साइनसोइडल कर्व है ना, साइन कर्व जो होता है, ठीक। तो देखिए अब वेलोसिटी बढ़ी है। अब मैं कहूं कि t इक्वल टू लेट से टी नॉट पे वेलोसिटी क्या है, t इक्वल टू टी नॉट पे वेलोसिटी क्या है, तो उस वक्त क्या कहेंगे आप, यहां से सीधे लाइन खींचेंगे, यहां पे जो वैल्यू होगी वो कहेंगे हाँ भाई वो v नॉट है उस इंस्टेंट पे, है कि नहीं। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी की बात होगी, किसकी बात होगी, एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा कहां से, t1 से लेके t2 तक, है ना। एवरेज वेलोसिटी की अगर बात की तो टाइम इंटरवल फिक्स हो जाएगा कि हाँ t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 10 सेकंड के बीच में। तो यहां से लेके यहां तक की जो भी वैल्यू जाएगी, देखो ये क्या क्या वैल्यू जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू देखो ये वेरी कर रही है, यहां से लेके यहां तक ये वेलोसिटी की वैल्यू, इतनी सारी वेलोसिटी की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे यार कि वेलोसिटी क्या होगा। कोई मेरे को बता सकता है क्या कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यहां पे मैं लिखता हूं कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू, क्या लिखा है मैंने, t1 टू t इक्वल टू t2। बताओ यार क्या कैसे निकालेंगे, ये वेलोसिटी तो बहुत सारी आ गई, t1 से t2 के बीच में ये आ गई, 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 इतनी सारी वेलोसिटीज आ गई है। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ds बाई डी टी नहीं है, ds बाई डी टी यहां नहीं कर सकते, वेलोसिटी और टाइम का कर्व है ना, तो ds बाई डी टी तो निकाल ही नहीं सकते हैं। हाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व होता तो वो अलग बात है, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन, वेलोसिटी और टाइम को इंटीग्रेट कर देंगे तो एरिया निकालेंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं एरिया निकालेंगे, अरे सोच के देखो यार, वेलोसिटी और टाइम को इंटीग्रेट करने पे एरिया निकलता है क्या, एरिया। बच्चों एक चीज बता दूं मैं तुमको, वेलोसिटी और टाइम वाले कर्व में, है ना, हालांकि आगे की चीज है, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यार वेलोसिटी थोड़ी निकलेगी, वेलोसिटी टाइम कर्व में डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर होगा यहां से लेके यहां तक। तो इंटीग्रेट नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे यार, वेलोसिटी और टाइम का कर्व है ना, वेलोसिटी आपको पता है उसी को इंटीग्रेट कर दोगे। डबल डेरिवेटिव, अरे बाप रे बाप, इतना कैसे लेंगे यार, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव तो मुझे भी नहीं आता है। क्वेश्चन फिर से सुन लो एक बार, ठीक है, इसी के बाद हम लोग खत्म कर देंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू t1 टू t इक्वल टू t2, t इक्वल टू t1 से लेके t इक्वल टू t2 में एवरेज वेलोसिटी मेरे को फाइंड करनी है कि जो कार थी हमारी वो t1 से t2 लेट से 0 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में जो चली थी, उसमें उसने वेलोसिटी कंटिन्यूअसली वेरी किया है, कभी वेलोसिटी बढ़ाया है, कभी वेलोसिटी घटाया है। तो अब मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, व्हाट इज द v एवरेज, v एवरेज क्या होगा, t इक्वल टू t1 से t इक्वल टू t2 के बीच में, ये बता दो फिर छोड़ दूंगा मैं। t इक्वल टू t1 से t इक्वल टू t2 में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। देखो अब हमें पहले से वेलोसिटी पता है ना, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व होता तो बात अलग थी, एरिया निकाल कर टाइम से डिवाइड करेंगे, नहीं यार t2 माइनस t1। चलो इधर देखो, सब लोग इधर देखो ध्यान से, वेलोसिटी अब मुझे पता है, देखो क्या होगा एक्चुअल में तुमको बताता हूं मैं। अगर मैं यही डिस्क्रीट चीज देख के पूछता तो आप लोग बता दे, देखो यहां पे लेट से v1 होगा, यहां पे v2 होगा, यहां पे v3 होगा, यहां v4 होगा, यहां v5 होगा, है ना, यहां v6 होगा, अरे इस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज होगी ना, और भी इनके बीच में बहुत सारी वैल्यूज होगी, लेकिन मैंने बस एग्जांपल के तौर पे इतनी वैल्यू ली है कि v1 v2 v3 v6 ऐसे करके आपको बहुत सारी वेलोसिटी पता है। अब उसका एवरेज का क्या मतलब होता है यार, मीन ही तो मतलब होता है कि ये सारी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी का मीन निकाला था हम लोगों ने, कुछ याद है आप लोगों को,
है ना, 10th क्लास में निकालते हैं, 9 10th क्लास में कि मीन कैसे निकालते हैं उन चीजों का। तो वी एवरेज जो है, वी एवरेज विल बी सिंपली v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितनी सारी वेलोसिटीज यहां पे आएगी उन सब वेलोसिटीज डिवाइड बाय टाइम, जितना टाइम होगा यार t1, टोटल टाइम यहां से यहां तक हम लोग क्या मान लेंगे, t1 से लेके t2 है तो t2 माइनस t1, क्या ले लेंगे, t2 माइनस t1, मीन निकाल लेंगे। सिंपली मैंने क्या किया है, मीन निकाल लिया, जो सारी वेलोसिटीज थी उन सबका मीन निकाल लिया है। v0 प्लस v10, बिल्कुल सही बात है, v0 से लेके v10 नहीं, जितनी भी वेलोसिटीज हैं, अगर ऐसा है तो सारी वेलोसिटीज का हम लोग डाटा निकालेंगे कि अच्छा इसके रिस्पेक्ट में कितनी कितनी वेलोसिटीज है, और उन सबका क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे। तो यहां तो कंटिन्यूस कर्व था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कंटिन्यूस कर्व नहीं आएगा, ये तो जस्ट इट इज एन एग्जांपल। एक्चुअल क्वेश्चन जो होगा तो उसमें डिस्क्रीट वैल्यूज होगी। कैसी वैल्यूज होगी, डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब है कि ये ग्राफ जो होगा वो ऐसे होगा यार, मतलब यहां पे यहाँ के करस्पॉन्डिंग मान लेंगे आपको एक वेलोसिटी दे दी, यहाँ के करस्पॉन्डिंग कुछ और दे दी, यहाँ पे ऐसे दे दिया, इस तरीके से वैल्यूज होगी, तब हम लोग उसका मीन निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आया क्या। अब ये अलग तरीका था यार एवरेज वेलोसिटी निकालने का, जो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी था, देखो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी था, वो कहां यूज में आएगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया यार, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो समझाने की बात नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे t इक्वल टू t0 पे चाहिए 5 सेकंड, मान लो 5 सेकंड पे चाहिए, 5 सेकंड के रिस्पॉन्ड में जो कर्व पे वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। लेकिन एवरेज निकालने के लिए समझने की जरूरत है, ठीक। चलो बढ़िया है, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर कल हम लोग फिर से मिलेंगे, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।